हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज कई दिनों के बाद वीडियो लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, और वो है सहकारिता अधिनियम। ये लगभग अभी 500 वैकेंसी आई है जिला सहकारी बैंक के लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है आपका सहकारी अधिनियम और बैंकिंग। 100 प्रश्न में से लगभग 25 प्रश्न अर्थात लगभग 25% का वेटेज रखता है सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग से जितने भी क्वेश्चंस है वो। तो इसको जैसा सुपरवाइजर में चला था वैसा ही आज से ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी और डेली लगभग आपको वीडियो मिलेगा, और इसके अलावा करंट अफेयर की भी वीडियो आपको मिलते रहेगी। साथ ही साथ कंप्यूटर की भी वीडियो आपको लगातार मिलेगी, क्योंकि 25 क्वेश्चन के अलावा कंप्यूटर का भी 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लगभग हम 100 में से 40% को डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं सहकारी समिति अर्थात कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखिए, आपका एक पोर्शन एक है, मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो आपका सिलेबस आया है वो, उसमें लिखा हुआ है सहकारी अधिनियम और बैंकिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे सहकारी समिति की स्थापना और उसका पंजीयन, वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सहकारी समिति क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आखिर क्या होता है। आपको पता होगा सहकारी समिति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बोलते हैं आप? कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। इसी का मतलब क्या होता है? सहकारी समिति। सहकारी समिति, इसी को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बोलूंगा कोऑपरेट करो, मेरे साथ कोऑपरेट करो, मेरे कामों में कोऑपरेट करो, मतलब मेरे साथ मिलकर काम करो। तो कोऑपरेटिव अर्थात सहकारी या कोऑपरेटिव का अर्थ ही होता है मिलकर कार्य करना। इसका अर्थ क्या होता है? मिलकर कार्य करना, मिलकर काम करना, इसका मतलब होता है कोऑपरेटिव। तो जब मिलकर काम करने के लिए एक संस्था बना देते हैं, एक समिति बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे समझते हैं। लेकिन किस प्रकार के काम के लिए कैसे कैसे लोग इसमें शामिल होंगे इस समिति में, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं अभी क्या बोल रहा हूं, लोगों का समूह। समूह मतलब जैसे कई लोग मिलकर क्या करते हैं, एक समिति बना लेंगे। तो वो तो इसमें भी आप देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, सॉरी SHG में, स्व सहायता समूह में भी तो क्या होता है आपका मिलकर काम कर, मतलब एक ग्रुप होता है महिलाओं का, जो आप देखते हैं ज्यादातर महिलाओं का ग्रुप होता है, वो क्या करते हैं? मिलकर कार्य करते हैं। सेम वैसे यहां पर है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो स्व सहायता समूह और कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब आपका सहकारी समिति में क्या अंतर है, ये बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले सहकारी सोसाइटी या सहकारी समिति क्या है समझिएगा। एक एग्जांपल से समझिए आप। देखिए, अगर मैं बात करूं, अब मैं बिलासपुर में मान लीजिए कोचिंग कर रहे हैं। ठीक, बिलासपुर में हम PSC की कोचिंग कर रहे हैं। अब वहां हमको कॉपी चाहिए, मेंस की कॉपी चाहिए, और मान लीजिए मेंस की कॉपी आती है 50 रुपए में, जो कि हम किसी बुक सेंटर से खरीदते हैं। अब 50 रुपए में आ रही है, हो सकता है जो निर्माता होगा, जो कंपनी होगी, वो इसको 30 रुपए में बेचती होगी। किसको? 30 रुपए में बेचती होगी वो किसी बुक शॉप को, और वो हमको अपने 20% प्रॉफिट, 20 रुपए प्रॉफिट के साथ हमको दे रही है 50 रुपए में, मतलब 20 रुपए कमा रही है। अब हमको ये लगता है कि स्टूडेंट यूनियन, यूनियन मतलब मान लीजिए मेरे एक हॉस्टल में 50 लोग रह रहे हैं। अब हमको लगता है कि नहीं, हमको ये महंगी पड़ रही है, चीजें, कॉपी हमको महंगी पड़ रही है। हम एक समिति बनाते हैं, समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक समिति बनाते हैं, एक हम सोसाइटी बनाते हैं। किसका? स्टूडेंट लोगों का एक समिति बनाते हैं। और वो क्या किए, हो सकता है 20-25 लोग क्या किए, मिलकर एक समिति बना लिए और नाम रख दिए कुछ भी, स्टूडेंट कमिटी, कुछ भी नाम लिख दिए, सोसाइटी, कुछ भी नाम रख दिए उसका। ठीक है, एक सहकारी समिति। देखिए, अब उनका मेन उद्देश्य क्या है? कॉपी खरीदना। मेन उद्देश्य क्या हो गया? मेन उद्देश्य हो गया उनका कॉपी खरीदना। ठीक है, समझ रहे हैं? कॉपी खरीदना उनका मेन उद्देश्य हो गया। कहने का मतलब यहां पर एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं। सहकारी समिति हमेशा एक ही प्रकार के कार्य करने वाले लोगों का एक समूह होता है। समझ रहे हैं? जैसे गांव में क्या होगा, दूध बेचने वाले, जैसे मान लीजिए अलग अलग दूध बेचते हैं, वो एक साथ क्या कर लेंगे, एक समिति बना लेंगे। वैसे ही बिलासपुर में अगर कोई कोचिंग कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट कोचिंग कर रहा है, वो क्या करेंगे, आपस में एक क्या बना लेंगे, एक समिति बना लेंगे। लेकिन उनका कार्य का उद्देश्य क्या हो, केवल अपना, याद रखें, क्या कर रहे हैं, किसी विशिष्ट कार्य के लिए, कॉपी को खरीदने के लिए क्या कर रहे हैं, वो कॉपी खरीदने के लिए एक समिति बनाए। अब इससे क्या फायदा है? तो अभी जैसे कोई भी कंपनी जैसे क्लासमेट 50 रुपए में मान लीजिए कॉपी दे रही है।
अब ये 50 रुपए में क्लासमेट बुक सेंटर को देगा, बुक हमको 50 रुपए में देगी, मतलब 20 रुपए का फायदा हुआ, मैं आपको बताया था। अब हम जैसे क्लासमेट के पास जाए डायरेक्ट खरीदने के लिए कि आप बुक सेंटर को 30 में देते हो, अब हमको दे दो, तो वो नहीं देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समिति बनाएंगे, स्टूडेंट एक समिति बनाएगी और समिति रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड समिति क्या करेगी, अब समिति जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके ऊपर विश्वास हो जाता है, तो अब वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाएगी और डायरेक्ट उस चीज को परचेस कर सकती है, खरीद सकती है कॉपी को, जिससे 30 रुपए का क्या हुआ, मतलब 30 रुपए में अब खरीद ली, अब 20 रुपए का फायदा हुआ, मतलब जो चीजें वो 50 रुपए में खरीद रहे थे दुकान से, अब डायरेक्ट उस कंपनी के पास जाके उसको 30 रुपए में खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, रजिस्टर्ड सोसाइटी जब बन जाती है तो इससे फायदा होता है। ये तो आपका आर्थिक फायदा हुआ, जो आपका पैसा बचा वो आर्थिक फायदा हुआ। अब एक और प्रकार के एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए एक गांव है, गांव में अलग अलग 10 कई गांव है में अलग अलग लोग दूध बेचने का काम करते हैं और वो किसी दूसरे थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी क्या कर रहा है, सेकंड पार्टी को दे रहा है, और वो क्या कर रहा है, जाके अमूल को दे रहे हैं, अमूल को। अब हम दे रहे हैं 20 रुपए किलो में और वो उसको 30 रुपए किलो में अमूल को बेच दे रहा है, जो बीच का आदमी है वो, जिससे हमको 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब हम क्या किए, जितने भी दूध वाले हैं वो क्या किए, मिलकर एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं, दूध वाले एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, कोई अलग अलग कार्य नहीं कर रहे हैं। दूध बेचने वाले क्या करते हैं, एक समिति बनाएंगे, एक सोसाइटी बनाएंगे और खुद सोसाइटी को रजिस्टर करा कर जाके अमूल में बेचेंगे। अब वो 30 रुपए उन दूध वालों को मिलेगा। अब यहां पर आर्थिक लाभ के लिए क्या किए, ऐसा कार्य किए, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वल इक्वल क्या कर लेते हैं, वो शेयर कर लेते हैं, समझ रहे हैं, बराबर भागों में उसको बांट लेते हैं, जिससे बिचौलियों का जो बीच का जो काम है, बिचौलियों का काम है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है समझिएगा, सहकारी समिति। तो सहकारी समिति का अर्थ क्या होगा समझिएगा, सहकारी समिति लोगों का एक ऐसा संघ होता है, लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करते हैं। जैसे मैं क्या किया, मेरे को कॉपी लेना है, मैं अपने पारस्परिक लाभ तो हो रहा है ना, जो मैं 50 में खरीदता था मेरे को 30 में मिल रहा है, कहने का मतलब मेरे को खुद में क्या हुआ, एक लाभ हुआ, और इसके लिए हम क्या बना दिए, समिति बना दिए। समझ रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इससे तो आप रजिस्टर्ड करा लिए, समिति बना लिए। अब मान लीजिए इस समिति को अधिक, जैसे दूध वाला है उसको और कोई एक छोटा सा एक फैक्ट्री डालना है मान लीजिए, तो उसको आसान किस्तों पे, आसान ऋण में, क्या मतलब आसान किस्तों में उसको ऋण भी दिया जाता है बैंक के द्वारा। समझ रहे हैं। तो कई प्रकार के फायदे हैं। जागरूकता की अभी भी कमी है, अभी भी कई लोगों को नहीं पता कि सहकारी समिति क्या है, उसको कैसे रजिस्टर कराया जाता है। क्लियर है। तो सहकारी समिति क्या है, सहकारी समिति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, समझिएगा, सहकारी समिति किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए लोगों का एक समूह है, बस, जो अपने आर्थिक लाभ के लिए, समझिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, आर्थिक, केवल आर्थिक, आर्थिक लाभ के लिए क्या करते हैं, परस्पर सहयोग करते हैं एक दूसरे को। इसी को कहा जाता है कोऑपरेटिव या सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति। समझ में आया कि नाम क्यों रखा गया है, आपस में परस्पर सहयोग कर रहे हैं इस कार्य को करने के लिए, इसी को मिलकर कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति नाम रखा गया है। क्लियर है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होगा, समिति के सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। मान लीजिए 20 सदस्य हैं तो 20 के आर्थिक हित उसमें जुड़े हैं और उसको बढ़ावा देने के लिए ही इस समिति का गठन किया जाता है। क्लियर है। अब इसमें बात आती है सदस्य संख्या कितनी होगी। अब इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं अगर आपको किसी समिति का गठन करना है तो इसके लिए मिनिमम याद रखिएगा, पहले इसके लिए 10 सदस्य हुआ करते थे। जैसे एक स्व सहायता समूह के गठन करने के लिए, एक स्थापना करने के लिए मिनिमम 10 सदस्य होते हैं, वैसे ही पहले किसी सहकारी समिति की स्थापना करने के लिए मिनिमम 10 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब उसको संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया है 15। तो मिनिमम सदस्य संख्या याद रखिएगा, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। अर्थात कम से कम 15 स्टूडेंट मिलकर एक समिति बना लीजिए और समिति को रजिस्टर्ड करा लीजिए और जाके आप सस्ते दामों पे किसी से कुछ भी डायरेक्ट आप निर्माता से या जो कंपनी बना रही है उससे आप प्रोडक्टों को खरीद लीजिए। आ रहा है समझ में। अब बात आती है कि स्व सहायता समूह और किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सहकारी समिति में क्या अंतर है। मैं आपको बताया था, देखिए स्व सहायता समूह भी क्या करते हैं, लोगों का समूह है,
और ये क्या है, सहकारी समिति भी लोगों का समूह है। तो फिर दो अलग अलग चीज क्या है? अब देखिए, स्व सहायता समूह जरूरी नहीं कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया गया। जैसे सहकारी सोसाइटी में, सहकारी समिति में दूध बेचने वाले सभी लोग क्या हो गए, आपस में मिलकर एक समिति बना लिए। लेकिन स्व सहायता समूह में मान लीजिए कोई रिक्शा चला रहा है, मान लीजिए कोई कुटीर उद्योग में छोटे से मजदूर है, या मान लीजिए कोई कृषि कार्य कर रहा है, ठीक। तो छोटे छोटे लोग जो अनेक प्रकार के अलग अलग कार्य करते हैं, वो सभी मिलकर क्या करते हैं, एक संस्था बनाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? स्व सहायता समूह बोलते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे आर्थिक लाभ कमाना होता है। स्व सहायता समूह का बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। स्व सहायता समूह का मेनली उद्देश्य क्या होता है? जो आर्थिक हित उनमें भी जुड़ा रहता है, लेकिन वो एकदम छोटे स्तर पर रहता है, ठीक। जैसे कुटीर उद्योग हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, सहकारी समिति की, तो इनका प्रमुख उद्देश्य याद रखिए, आर्थिक लाभ कमाना तो है, लेकिन ये बड़े स्तर पर कार्य करते हैं सहकारी समिति। और इनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, विशिष्ट उद्देश्य होता है। देखिएगा, इसमें इनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। समझ रहे हैं? क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो ये है। अब आपको बताया कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, सहकारी समिति की स्थापना कर सकता है, बशर्ते मिनिमम सदस्य संख्या 15 होनी चाहिए। तो क्या एक शैक्षिक संस्था है? हाँ बिल्कुल, यह एक शैक्षिक संस्था है, कोई भी बना सकते हैं। तो क्या मिनिमम क्राइटेरिया, कुछ तो योग्यता होगी। कोई भी, अभी जिला सहकारी बैंक में वैकेंसी आई है तो कोई भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए भी स्पेशल क्वालिफिकेशन योग्यता बताई गई है। तो क्या सहकारी समिति बनाने के लिए कोई विशेष योग्यता, एक समिति का गठन करने के लिए कोई विशेष योग्यता बताई गई है क्या? कहीं भी नहीं बताया गया है। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता को नहीं बताया गया है समिति का गठन करने के लिए। तो कुछ तो होगा, केवल इतना है योग्यता कि आपकी एज जो है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी कोई भी समिति, मतलब 15 से अधिक सदस्य मिलकर, या 15 से अधिक सदस्य मिलकर समिति की स्थापना कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कहीं भी नहीं बताया गया है। कोई भी, चाहे वो फेल हो गया हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे मैट्रिक पास हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो इतने व्यक्ति अगर चाहे तो स्वैच्छिक रूप से क्या कर सकते हैं, संस्था का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर? अब आप समझिएगा। उसके बाद क्या है, यह एक खुली सदस्यता है। खुली सदस्यता मतलब कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है और स्वेच्छा से इसको, इस सदस्यता को, समिति की सदस्यता को छोड़ सकता है। जैसे 20 लोग बने हैं, 20 लोग स्वेच्छा से क्या कर सकते हैं, इसका सदस्य तो बनेंगे, 21 भी बन सकता है, 22 भी बन सकता है। समझ रहे हैं? और याद रखें मैं क्या बोल रहा हूं, छोड़ भी सकते हैं स्वेच्छा से। अब मैं क्या बोला आपको समझिएगा। मिनिमम सदस्य संख्या कितनी है? 15 है मिनिमम सदस्य संख्या। अगर बोल दिया जाए कि मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम का कोई भी यहां पर क्राइटेरिया नहीं, मैक्सिमम कितनों भी हो सकता है। समझ रहे हैं? मिनिमम 15 तो होना ही चाहिए, पहले 10 था, और मैक्सिमम कितनों भी सदस्य संख्या हो सकता है एक किसी एक समिति के अंतर्गत। और किसी भी सदस्य को, मतलब किसी भी व्यक्ति को इसके सदस्य बनने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, वो एक खुली सदस्यता है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो इसकी सदस्यता ले सकता है और इसकी सदस्यता को छोड़ सकता है। क्लियर? तीसरा, किसी का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, इस समिति का भी बताया। जैसे दूध वाला एक एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही एक प्रकार से मैं क्या बोलता, जैसे अभी कॉपी पेन वाली बात बताया, कॉपी वाली, तो एक इसका विशिष्ट उद्देश्य था, तो याद रखें विशिष्ट उद्देश्य होगा। चौथा, राज्य सूची का विषय, इसको अभी मैं बताऊंगा डिटेल में, उसको समझिएगा। पांचवा क्या है? पांचवा है या लोगों का, देखिए लोग ही क्या किए, आपस में मिलके इसका गठन किए और ये अपने ही आर्थिक हित के लिए कर रहे हैं, इसलिए लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से बनाई गई क्या है, ये एक प्रकार की समिति है। ठीक है? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल है। समझ रहे हैं? ये लोगों द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से बनाई गई एक संस्था है, एक समिति है। क्लियर? अगला क्या है? अगला सामाजिक उत्थान। देखिए भाई, इसमें क्या हो रहा है, अपने आर्थिक हित तो लागू इसमें है। जैसे मान लीजिए 20 लोग इस संस्था की, इस समिति की स्थापना किए हैं, तो 20 के आर्थिक हित इसमें लागू है। और जब 20 का आर्थिक हित होगा, जब 20 के प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक हित होगा इसमें, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें सामाजिक उत्थान तो जुड़ा ही होगा, क्योंकि 20 व्यक्ति समाज से जुड़े हुए हैं, किसी एक व्यक्ति के इसमें लाभ नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति का लाभ होता तो आप इसको क्या बोलते हैं, एक निजी हित के लिए है, लेकिन निजी हित के अलावा ये क्या है, एक सामाजिक उत्थान भी होता है इसमें। क्लियर है? अगला देखिए, लोकतांत्रिक पद्धति। अब लोकतांत्रिक पद्धति कैसे है समझिएगा। मान लीजिए स्टूडेंट एक दूध वाले हैं, अब एक दूध वाले, मैं बताया था, मान लो 20 दूध वाले मिलकर क्या किए, एक समिति बना लिए और जाके डायरेक्ट अमूल को बेच दिए, बिचौलियों का काम खत्म।
अब उनको ज्यादा लाभ मिल रहा है। अब मान लीजिए इसमें कोई निर्णय ले लेंगे, दूध वाले समिति बना लिया, उसमें निर्णय लेना है कि दूध को 1 लीटर दूध को कितने में बेचना है, 25 में बेचना है, 30 में, 50 में, 60 में, कितने में बेचना है, या कितने इसमें सदस्य और हो सकते हैं, कितना पैसा मिल सकता है। इन सभी चीजों के लिए जो भी है, याद रखिएगा, ये निर्णय कौन लिया जाता है, इसमें एक व्यक्ति नहीं लेता। इस समिति के अंतर्गत सभी व्यक्ति आपस में मिलकर, सभी सदस्य आपस में मिलकर इसका निर्णय लेते हैं। तो चूंकि सभी सदस्य आपस में मिलकर इसका निर्णय लेते हैं, इसलिए इसको एक विकेंद्रीकरण पद्धति या बोल सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था पद्धति भी बोला जाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का बराबर बराबर अपना अधिकार होता है। समझ रहे हैं? जब किसी एक व्यक्ति का हुआ तो लोकतांत्रिक कहलाएगा नहीं, किसी एक व्यक्ति का होता है तो नहीं कहलाता। याद रखिएगा, जब सभी व्यक्तियों के बराबर अधिकार, बराबर कार्य होते तो उसको क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था बोलते हैं। क्लियर है? अगला है अनिवार्य पंजीयन। जब कोई समिति बनाया जाएगा तो उसका अनिवार्य रूप से उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपको किसी भी प्रकार से बैंक से ऋण भी नहीं दिया जाएगा। ठीक, सभी सदस्यों के द्वारा नियंत्रण प्रबंधन, अभी बताया हूं, ये बताया ना लोकतांत्रिक पद्धति मतलब सभी सदस्य क्या करेंगे? इस समिति का नियंत्रण करेंगे, कोई एक नहीं होगा, सभी मिलकर कार्य करेंगे, इसका नियंत्रण करेंगे। प्रत्येक वर्ष इसका लेखन परीक्षण होगा, प्रत्येक वर्ष इसका ऑडिट होगा कि क्या हुआ है इस समिति में, क्या नहीं हुआ, इस सबको किया जाएगा। और है सतरंगी ध्वज। सतरंगी ध्वज किसी भी समिति के लिए, याद रखिएगा, एक समिति का जब भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, इसका एक ध्वज होता है जो सतरंगी, सप्तरंग का, 7 रंग का होता है, जो कि एक इंद्रधनुष रंग का है। मैं आपको नहीं बताऊंगा इंद्रधनुष रंग में क्या है, बैजानी पिनाला जो आपको पता होगा, पूरा ट्रिक 7 रंग कौन कौन से है। क्लियर है? और इसका उद्देश्य आपको बता दिया हूं कि आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। उसके अलावा क्या है, अगर बोल दिया जाए कि सहकारी समिति का लाभ क्या है, अगर किसी सहकारी समिति को गठन कर रहे हैं, उसकी स्थापना कर रहे हैं, तो क्या क्या लाभ होता है आप समझिए। एकदम आसान शब्दों में आसानी से समझिएगा। स्टूडेंट यूनियन क्या, कि एक स्टूडेंट है, 20 लोग, 20 स्टूडेंट है, मिलके क्या करे, एक समिति बना लिए। समिति बहुत कम लागत में बन गई, रजिस्ट्रेशन ही होता ही कितने में है, तो कम लागत हुआ, लागत कम है। अगर आप किसी समिति को बनाएंगे तो लागत कम, आर्थिक हित जुड़ा हुआ है, इससे आर्थिक लाभ होगा। 50 रुपए की कॉपी 30 रुपए में मिल गई, और क्या चाहिए, 20 रुपए का फायदा हुआ। 10 कॉपी ले लोगे, एक व्यक्ति 10 ले लिया तो कितना, 200 रुपए का फायदा हो गया, आर्थिक लाभ हुआ। परस्पर सहयोग, सभी के सहयोग की जरूरत है। उसके अलावा सस्ता ऋण, अगर आप सोसाइटी बना लेते हैं तो आपको बैंक से बहुत सस्ता ऋण दिया जाएगा, आसान किस्तों में बहुत सस्ता ऋण दिया जाएगा। तो ये लाभ होता है अगर आप कोई भी प्रकार की समिति का गठन करते हैं, बशर्ते वो समिति रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि आखिर इतिहास में अगर मैं नजर डाले अपन, तो इतिहास में क्या है, इसके बारे में क्या प्रावधान किया गया था, इसको आप समझिएगा। देखिए, जब मूल संविधान लागू हुआ हमारा भारत का 26 जनवरी 1950 को, तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय सहकारिता, जो मैं क्या बोल रहा हूं, सहकारिता शब्द बोल रहा हूं, याद रखिए, सहकारी समिति जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं था, अर्थात संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था किसको, सहकारी समिति को। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं, इसको आप लिख लीजिएगा। मूल संविधान में सहकारी समिति को दर्जा नहीं दिया गया था। समझ रहे हैं? नहीं दिया गया था, परंतु इसकी जरूरत थी, क्योंकि भाई लोग अपने एक ही प्रकार के जब कार्य कर रहे हैं, मेहनत हो रहा, तो आपस में सहयोग करना है, उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाना भी तो है। कई प्रकार से अलग अलग चीजों को देखते हुए क्या किया गया, याद रखिए, 97वां संविधान संशोधन किया गया, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2011 को किया गया। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2011 को क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया, 97वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन में 4 अलग अलग बातें इसमें कही गई। पहली बात क्या कही गई समझिए। पहली बात आपको पता होगा, 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 में आया था। और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में इसी सहकारी समिति को संघ सूची के विषय में शामिल कर दिया गया था। संघ सूची में संविधान के अनुसूची 7
राज्य सूची का भी बताती है कि कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, कौन सा केंद्रीय सूची और कौन सा आपका संघीय सूची के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो संघ सूची अर्थात इसको केंद्रीय सूची के अंतर्गत रख दिया गया था। केंद्र उस समय आप ऐसी समझिए। ठीक है, लेकिन और ये 2011 तक चलता रहा, ये 2011 तक, अर्थात 2011 तक जो सहकारी समिति थी वो केंद्र का मामला था, केंद्र के विषय के अंतर्गत आता था। परंतु जब 97वां संविधान संशोधन हुआ, एक सेकंड इसको मिटा दो, 97वां संविधान संशोधन हुआ, कब 97 हुआ था? 2011 में। जैसे ही 97वां संविधान संशोधन हुआ वैसे ही याद रखिएगा सहकारी समिति को राज्य सूची का विषय बना दिया गया, राज्य सूची का विषय बना दिया गया। इंपॉर्टेंट है, सहकारी समिति को राज्य सूची का विषय कब बनाया गया? तो बनाया गया 97वां संविधान संशोधन 2011 को बनाया गया। अब राज्य सूची का विषय बनाया गया तो क्या होता है? राज्य सूची का विषय बना दिया जाता है तो इसके लिए नियम कानून बनाने का अधिकार पूरा का पूरा राज्य सरकार को है। केंद्र सरकार कभी भी इसके लिए नियम कानून नहीं बना सकता, कभी भी नहीं, याद रखिएगा। एक समवर्ती सूची आता है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन राज्य सूची के अंतर्गत केवल और केवल राज्य ही कानून बनाएगा, केंद्र नहीं। तो अब सहकारी समिति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य खुद ही इसके लिए नियम कानून बनाती है। तो ये तो एक पहला ये बदलाव हुआ। दूसरा क्या बदलाव हुआ? अब इसको ऐसे इस प्रकार से आप समझिएगा, कुछ इस प्रकार से, मैं 3 इसमें अलग अलग गिरोह बना रहा हूं। ठीक है, कुछ इस प्रकार समझिए क्या क्या हुआ। तो इसके अंतर्गत पहला अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में कुछ क्लॉज जोड़े गए। संविधान के अनुच्छेद 1 के C में जोड़ा गया और उसके अलावा जोड़ा गया अनुच्छेद 43B में जोड़ा गया, अनुच्छेद 43B, सॉरी बी में नहीं, अनुच्छेद 43B जोड़ा गया और उन्हें उसके अलावा आपका अनुच्छेद 243B जोड़ा गया। 3 चीजें जोड़ी गई संविधान में संशोधन करके 2011 में। अब क्या है समझिए, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19(1) क्या है? देखिए संविधान में, मैं क्या बोल रहा हूं, 97वां संविधान संशोधन किया गया कब? 2011 को। और इसको क्या किया गया? सहकारी समिति को राज्य सूची का विषय कर दिया गया। अब जैसे ही इसमें 97वां संविधान संशोधन किया तो 3 चीजें जोड़ दी गई, ये और दूसरा और ये तीसरा। अब जब संविधान में जोड़ दिया गया है, अनुच्छेद में जोड़ दिया गया, कहने का मतलब 97वां संविधान संशोधन 2011 को क्या किया गया? सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। कब? 2011 को। समझ रहे हैं? 2011 को सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति को संविधान का दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो है 97वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। ठीक, तो कौन कौन से इसमें से क्लॉज जोड़े गए थे? तो देखिएगा, सबसे पहले है अनुच्छेद 19(1) का C। 19(1) का C क्या बोलता है कि देखिए, आपको पता होगा 19 क्या है? आपका किसी भी प्रकार के रहने की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, सब प्रकार की आप स्वतंत्रता पढ़ते होंगे। उसके अलावा उसी में ही अनुच्छेद 19 का 1 है, याद रखिएगा, ऐसा है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 19(1) अलग से लिख देता हूं, ऐसे 19(1) का C। ठीक, 19(1) का C है कि यूनियन, किसी भी व्यक्ति को यूनियन व एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता थी। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। 2011 से पहले अनुच्छेद किसमें आता है? याद रखिएगा, ये आता है भाग 3, फंडामेंटल राइट में आता है। भाग 3 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19(1)(c) में क्या लिखा था? यूनियन व एसोसिएशन, किसी भी व्यक्ति को संघ बनाने की स्वतंत्रता है। लेकिन इसमें संशोधन करके इसमें एक अन्य शब्द जोड़ दिया गया और वो जोड़ दिया गया कोऑपरेटिव, अर्थात किसी भी व्यक्ति को सहकारी समिति बनाने का अधिकार है और वह उसका क्या होगा? मौलिक अधिकार होगा। जैसे संघ बनाने की स्वतंत्रता आपका मौलिक अधिकार है, वैसे ही सहकारी समिति की स्थापना करना भी प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार हो गया।
समझ रहे हैं। अब इसको किसी भी रूप में नहीं छीना जा सकता मौलिक अधिकार को, बशर्ते आपातकाल ना लगा हो। क्लियर है। तो आपातकाल की स्थिति बस में आपका ये छीना जा सकता है, बाकी किसी भी परिस्थिति में सहकारी समिति बनाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, सहकारी समिति एक फंडामेंटल राइट हो गया है, मौलिक अधिकार हो गया है, जो आपके संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(c) में जोड़ा गया है। क्लियर। कब जोड़ा गया? 97 संविधान संशोधन से। दूसरा अनुच्छेद 43(b), ठीक, कैपिटल बी है। अगर ये स्मॉल बी लिखा रहता, इसका मतलब है इसको मूल संविधान में पहले से ही ये है, ठीक है। अगर कहीं भी कैपिटल ए बी सी अगर ऐसा जुड़ा है, मतलब इसका मतलब होता है कि उसको संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। क्योंकि इसमें कैपिटल बी है, इसका मतलब संविधान में संशोधन किया गया है। और कब किया गया? 2011 में। और आपको पता होगा अनुच्छेद 43 किसके भाग के अंतर्गत आता है? भाग आता है 4, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? क्या बोलता है कि राज्य को ये निर्देशित किया जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, संविधान भी राज्य को निर्देशित करता है। वैसे ही अनुच्छेद 43(b) में ये बोला गया कि राज्य को यह निर्देशित किया जाता है, राज्य को यह निर्देशित किया जाता है कि वह सहकारी समिति को क्या दे? बढ़ावा दे। समझ रहे हैं? ये निर्देशित कर रहे हैं। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि वो बढ़ावा दे। आरत दोनों में मेरे ख्याल से इतना मैं डिटेल नहीं जाऊंगा डीपीएसपी के अंतर्गत। तो बस इतना याद रखिए, इसमें क्या बोला गया? 19(1)(c) में बोला गया उनको मौलिक अधिकार दे दिया गया, प्रत्येक व्यक्ति को सहकारी समिति बनाना उनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। 43(b) में राज्य को निर्देशित किया गया है, राज्य को, और राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 के अंतर्गत दिया गया है और आर्टिकल 36 के अंतर्गत सेम है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें राज्य को निर्देशित किया गया है कि वो सहकारी समिति को बढ़ावा दे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और यहां पर आर्टिकल 243(b) सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, आर्टिकल 243(b) में जोड़ दिया गया सहकारी समिति। क्या जोड़ दिया गया? सहकारी समिति। अब यहां पर सहकारी समिति क्या है? अब थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, थोड़ा सा इसको समझिए। मैं यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं, ये वाले हिस्से को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसको डिटेल में समझिएगा क्या है। देखिए, मैं बात करता हूं अगर आर्टिकल 243 की, तो आप सबको पता होगा ये आर्टिकल 243 ना बात करके मैं बात करता हूं भाग 9 की। भाग 9 में पूरा का पूरा अनुच्छेद 243 ही बस दिया गया, खत्म। 243 ही है पूरा का पूरा भाग 9 में। 243 है से लेके पूरा का पूरा जेड तक का चलता है अलग अलग। तो भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में क्या बोला गया है और 9 के क में क्या बोला गया है, ए में, और 9 के बी में क्या बोला गया है। 9 में बोला गया है पंचायती राज, ए में क्या बोला गया है? नगरीय निकाय, ठीक है। और बी में इसी में जोड़ दिया गया किसको? सहकारी समिति को। समझ रहे हैं? अब चूंकि पंचायती राज और नगरीय निकाय ये भी एक लोकतांत्रिक पद्धति ही है, एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि इसमें लोग क्या चुनते? अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। पता है, जानते हो कि आप सब, क्योंकि ये भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। समझना, पूरा का पूरा बड़े अच्छे से संविधान में मेंशन किया गया है। सबसे पहले केंद्र को बताया गया है, फिर राज्य को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले संविधान के भाग 5 में संघ को बताया गया है, भाग 6 में राज्य को बताया गया है, भाग 7 तो खत्म हो गया, ठीक है। भाग 8 में आपका यूनियन टेरिटरी को बताया गया है, उससे छोटा है पंचायती राज, उसको बताया गया है, ठीक है। पंचायती राज, नगरीय निकाय, और उससे छोटा क्या है आपका? सहकारी समिति। तो पूरा लाइन से चलते आ रहा है। सहकारी समिति को भाग 9 के बी में जोड़ दिया गया। क्लियर है? तो ये तो रहा पूरा का पूरा सहकारी समिति। अब इस 9 के बी में कौन कौन से अनुच्छेद इसमें जोड़ दिया गया? तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया अनुच्छेद 243 ZX से लेकर ZT तक। क्या जोड़ दिया गया? ZX से लेकर ZT तक का जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 243(b) सहकारी समिति, जब नया संविधान संशोधन करके सहकारी समिति जोड़ा गया तो कौन कौन से अनुच्छेद जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ZX से लेकर ZT तक का इसमें क्लॉज जोड़ दिया गया।
क्लियर है? तो ये तो रहा पूरा का पूरा सहकारी समिति के बारे में। देखिए पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। 25 नंबर का वेटेज रखता है, ठीक है, 25 नंबर बहुत होता है। चलिए अब हम देखते हैं इसका इतिहास थोड़ा देख लेते हैं। और हाँ, उससे पहले आप समझिएगा, अगर क्वेश्चन आए कि सहकारी समिति के लिए नियम बनाने की, एक सहकारी समिति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप सहकारी समिति के अंदर है, उसके अंदर का छोटे मोटे नियम तो सहकारी समिति के सदस्य अपने से मिलकर बनाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक पद्धति है। लेकिन सभी सहकारी सोसाइटी है, उसके लिए नियम कौन बनाएगा, इंस्टॉलेशन मतलब उसको गठन कैसे होगा, उसके लिए शर्तें कैसी होंगी, इसके नियम बनाने की शर्तें मतलब शक्ति, उसके लिए शर्तें, ये सब के सब राज्य विधानमंडल तय करता है। राज्य विधानमंडल, तो छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा तय करेगी, ठीक है, आ रहा समझ में? क्लियर? तो पूरा का पूरा इसमें नियम बनाने की शक्ति किसका है? राज्य के विधानमंडल का है। और क्वेश्चन अगर आया कि विश्व में सहकारिता का जनक किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा विश्व में सहकारिता का जनक बोलते हैं और वो है, एक सेकेंड, रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। रॉबर्ट ओवन जो कि इंग्लैंड के थे। रॉबर्ट ओवन को विश्व में सहकारिता का जनक कहा जाता है, सहकारिता का जनक बोलेंगे। क्लियर है? अब इसके थोड़े से इतिहास को देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से। देखिए अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं कि सहकारी सोसाइटी के इतिहास थोड़ा अगर हम देखें तो समझिएगा। सबसे पहले भारत में मैं बात करता हूं तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं सहकारिता का जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ओवन को, जो कि इंग्लैंड के हैं। उसके अलावा अगर भारत की बात करें तो 1904 में एक आयोग है जिसकी सिफारिश पर, याद रखें 1904 में सहकारी समितियों का नियंत्रण करने, सहकारी समितियों का नियंत्रण तथा नियमन करने के लिए, नियमन करने हेतु एक एक्ट लाया गया, एक कानून बनाया गया, एक कानून बनाया गया 1904 में ही बनाया गया, जो भी सहकारी समिति थी उसका नियंत्रण करने के लिए। और याद रखिए कब बनाया गया, तो पहला कानून कब बनाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहकारी समितियों के लिए पहला कानून कब बनाया गया, पहला अधिनियम कब बनाया गया, तो वो है 1904 में बनाया गया। और इसका संशोधन हुआ 1912 में, ठीक है, इनकी कमियों को दूर करने के लिए इसका संशोधन, पहला संशोधन हुआ 1912 में हुआ, बाद में उसको पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन उतना डिटेल नहीं जाना है हमको, लेकिन डिटेल थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सहकारी समिति मेन आपका टॉपिक ही है। तो पहला सहकारी समितियों के लिए पहला कानून या अधिनियम कब आया, 1904 में आया। विश्व में सहकारिता के जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ओवन को कहते हैं। और ये जो अधिनियम आया था, ये जो 1904 में भारत में जो अधिनियम आया था, वो किस आयोग की सिफारिश पर आया था, किस आयोग की सिफारिश पर आया था। तो क्वेश्चन अगर आया किस आयोग की सिफारिश पर आया था, तो भारतीय दुर्भिक्ष आयोग, भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर भारत में सबसे पहले 1904 में सहकारिता के लिए क्या आया था, एक कानून लाया गया था, एक एक्ट लाया गया था। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है, आ रहा समझ में। तो इतिहास समझ लीजिएगा, 1904 में सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले कानून लाया गया था, भारतीय दुर्भिक्ष कानून, उसके द्वारा आयोग की सिफारिश पर नियम बनाने की शक्ति तो बता चुका हूं, राज्य विधानमंडल का है। अब भारत में पहला कानून, यही उसी की बात है 1904 में, ठीक है, ये इसी का है, उसी को लिख दिया है, सहकारिता के जनक, ठीक है। अब भारत के सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा है, क्वेश्चन अगर आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा है, सहकारी समिति कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपका इफको है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा है, इफको है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर आपका कोऑपरेटिव, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ये है आपका इंडिया का, भारत का, इंडिया नहीं, भारत का सबसे बड़ा सहकारी समिति कौन सा है, इफको है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा डिटेल में, ठीक। अब इसके बाद हम पूरा का पूरा जो पंजीयन कैसे होता है, इसके कितने प्रकार हैं, इन सभी चीजों को देखेंगे, बैंकिंग को देखेंगे, कंप्यूटर का भी क्लास लेकर आएंगे, धीरे धीरे सभी शुरुआत होंगी। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।